नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों, आज मैं किसी भी टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में या उसके रिटर्न्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि आज में हम अपनी बात करेंगे। बहुत से इन्वेस्टर्स मुझे ये कमेंट करते हैं कि उन्होंने एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उन्हें लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं बस एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको लॉस का सामना होना पड़ रहा है तो इसकी 100% दोष किसी भी एएमसी या किसी भी फंड मैनेजर को देना सही नहीं है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसके पीछे हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां छिपी होती हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करना, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना, तभी जाकर के दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो को एक सक्सेसफुल पोर्टफोलियो कहा जाएगा। और आज की वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे, और इस वीडियो को मैंने दोस्तों इन 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, और हर सेगमेंट में दोस्तों हम काफी इत्मीनान से आज बात करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस है तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि फ्यू वीक्स पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 5 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। इन पांचों के पांचों स्टॉक्स ने अपना पहला और दूसरा टारगेट तो आराम से अचीव कर लिया है। तो दोस्तों, इस बात पे एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज इस आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो आपको एक बार एंजल ब्रोकिंग ऐप जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना फ्री और 100% डिजिटल प्रोसेस के थ्रू अकाउंट ओपन करवाएं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें 0 रुपीज के डिलीवरी चार्जेस हैं और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस एड फ्री चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर हम अपने सैलरी का कितना % इन्वेस्ट करें। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हमें एक फॉर्मूला देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि 50% हमें नीड पे करना चाहिए, 30% हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर इन्वेस्टर्स को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना बहुत मुश्किल होता है। चलिए मान लेते हैं कि 2 इन्वेस्टर्स हैं, दोनों की तनख्वाह महीने की 30,000 की है। पहले इन्वेस्टर्स को अपने उसी 30,000 के सैलरी में 4 बंदों को सपोर्ट करना है, इंक्लूडिंग 2 किड्स, और दूसरा इन्वेस्टर जो है वो एक अभी बैचलर है। तो दोस्तों, दोनों इन्वेस्टर्स को एक ही फॉर्मूले में फिट कर देना ये सरासर नाइंसाफी है। तो दोस्तों, मैं परसेंटेज वाइज सैलरी को डिवाइड करने से अच्छा अपने सैलरी को हेडिंग वाइज डिवाइड करना अच्छा मानता हूं। यहां पे मैंने 5 हेडिंग दिए हैं जिसमें मैं अपने सैलरी को डिवाइड करता हूं। चलिए हर हेडिंग के बारे में समझते हैं। पहला सेगमेंट हो गया दोस्तों एक्सपेंडिचर इन बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में दोस्तों हम अपने डेली के रोजमर्रा के जो भी खर्चे हैं उसको इंक्लूड करते हैं, और उसमें जैसे कि रेंट हो गया, बच्चों की स्कूल फी हो गई, ग्रोसरी आइटम्स हो गए, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए। तो इन सभी को दोस्तों आप अपने बेसिक नीड्स वाले फंड में से आप आराम से खर्चा करें। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, बेसिक नीड्स में से पैसा बचा करके उसे इन्वेस्ट कर देना ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपने बेसिक नीड्स को अच्छे से फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप एक खुशहाल जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट की बाद में सोचे, पहले अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करें। सेकेंड हेडिंग आ गई दोस्तों डिज़ायर या रिक्वायरमेंट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, किसी का डिज़ायर है कि वो एक कार खरीदे, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है कि वो एक बाइक खरीदे। तो इस टाइप के रिक्वायरमेंट और डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आपको अपने सैलरी का कुछ हिस्सा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी रखना चाहिए। जैसे कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो भी ईएमआईज चल रही हैं या जो भी आपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की है उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना फंड रखना चाहिए। तीसरा सेगमेंट आ गया दोस्तों सेविंग्स, और चौथा आ गया बफर और इमरजेंसी। दोस्तों, सेविंग्स और इमरजेंसी फंड के बीच में आपको डिफरेंस जानने की बहुत ज़रूरत है। सेविंग फंड्स में वो फंड को रखें जो आपको कभी भी खर्च करने में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे कि कभी भी कोई भी एडहॉक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ शादी है, हमारे बच्चों के यहाँ एनुअल फंक्शंस हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया कभी, या कभी आपने कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान कर ली, तो इन जैसे खर्चों को मैनेज करने के लिए आपको अपने सेविंग्स में कुछ अमाउंट रखना चाहिए। चौथा फंड आ गया दोस्तों इमरजेंसी फंड, या तो कहें बफर फंड। दोस्तों, इस पर्टिकुलर फंड में जमा किया हुआ पैसा आपको कभी भी टच नहीं करना है। अगर आपके पास में कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, इसी तरीके की कोई इमरजेंसी आ जाए, तभी जाकर के आपको इस पर्टिकुलर फंड को टच करना है, और अपने आप को आपको कंट्रोल
कंट्रोल करना है इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन करने से। दोस्तों मैंने भी एक इमरजेंसी या तो कहीं बफर फंड बना रखा है और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मैंने अपने सहूलियत के अनुसार बहुत ही अच्छा एक जुगाड़ निकाला है। मेरे ब्रदर इन लॉ बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो मैंने एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लिया है, लेकिन उसका ना तो पासबुक है मेरे पास, ना तो इंटरनेट बैंकिंग है, ना तो एटीएम है। उसका बस और बस मेरे पास में चेकबुक है और मैं हर महीने या 2-3 महीने पे उसमें कुछ कुछ फंड डालता रहता हूँ, लेकिन उससे कोई भी ट्रांजैक्शन कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ उस पर्टिकुलर बैंक में है तो मुझे कभी भी कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखा है और 2-3 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ और अब उस पर्टिकुलर फंड में इतना अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया है और अब मैं उस पर्टिकुलर फंड का 50% कोई शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, जिसका लॉक इन पीरियड बस 1 से 2 दिन का होता है। इस तरीके से दोस्तों मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है और आपको भी अपने आप को कंट्रोल करके इस टाइप का कोई एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए और कोई एक ऐसा जुगाड़ निकालना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर फंड को बस टच ना करें। और 5वां सेगमेंट आ गया दोस्तों इन्वेस्टमेंट का। आप इन चारों सेगमेंट में जब आप अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल दें तब जाकर के अगर आपके पास में कुछ पैसा बचता है तो आप उसको आराम से बेफिक्र होकर के इन्वेस्ट करें। और हाँ दोस्तों, मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा, अपने बेसिक नीड्स या अपने इमरजेंसी फंड में से पैसा निकाल करके उसको इन्वेस्ट कर देना ये सरासर गलत पॉलिसी है। तो इसका ध्यान रखें और अपने सैलरी को बहुत ही अच्छे से सेग्रीगेट करें। दोस्तों हर सैलरीड पर्सन को कुछ महीने के एक्सपेंडिचर के बाद में ये बात पता चल जाती है कि उसे आखिर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा डाउट उनके दिमाग में ये होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट का आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ। वो रूल ये है कि आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट जब भी करें वो सबसे सेफ जगह पे करें, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पहले ही इन्वेस्टमेंट में अगर आपको लॉस हो जाएगा तो आपको आगे इन्वेस्टमेंट करने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और आप काफ़ी डर जाएंगे। इसलिए आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ जगह पे करें। और अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ अच्छा रिटर्न पाने के लिए आपको शुरुआत लार्ज कैप से जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आप लार्ज कैप में करें, उसके बाद में मल्टी कैप जरूर लें, उसके बाद में आप मिड कैप या तो मिड एंड लार्ज कैप लें, फिर जाकर के आप एक स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे मेन कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स के, और इन मेन कैटेगरी में जब आपका इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाए तभी जाकर के आप दूसरे कैटेगरी को एक्सप्लोर करें। और दोस्तों आप जब भी कोई फंड सिलेक्शन करें तो उसके लिए 2-3 गोल्डन रूल्स को जरूर फॉलो करें। सबसे पहला गोल्डन रूल ये है कि आप एक एएमसी का 2 से ज़्यादा कभी भी फंड ना ले, और 2 फंड तभी ले जब आपके अकाउंट में पूरे के पूरे 5 फंड हो, तब आप जाकर के एक एएमसी का 2 फंड ले सकते हैं। और जब आप 2 फंड ले तो एक बात को क्रॉस चेक करें कि उन दोनों फंड्स का फंड मैनेजर तो सेम नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर एएमसी का, हर फंड मैनेजर का खुद का एक इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी होता है। कोई एएमसी या कोई फंड मैनेजर ग्रोथ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करता है, कोई वैल्यू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करता है। इसलिए आप एक बात जरूर चेक कर लें कि आपके पास में अगर 2 फंड है भी किसी पर्टिकुलर एएमसी के, तो दोनों के फंड मैनेजर तो सेम नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज उनका मेथड काम कर रहा है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, कल को उनका मेथड काम नहीं करेगा तो आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा अपने सारे के सारे फंड्स में। और दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि मैं किसी भी एएमसी का 2 फंड लेने से मना करता हूं कि हो सकता है कि आने वाले सालों में कभी कोई एएमसी या कोई फंड मैनेजर किसी फ्रॉड या स्कैम के चपेट में आ जाए तो आपका पूरा का पूरा फंड बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होगा। इसलिए आपको अपना फंड को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हर पर्टिकुलर एएमसी का बेस्ट फंड उठाएं और उसमें इन्वेस्ट करें। तीसरा और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला रूल है दोस्तों कि आपको एक कैटेगरी का बस एक ही फंड लेना है। आप एक कैटेगरी के 2-3 फंड्स ना रखें, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मान लेते हैं आपने लार्ज कैप के 2 फंड्स ले रखे हैं, आप जाकर के दोनों लार्ज कैप के पोर्टफोलियो को देखिए एक बार, दोनों कुछ ही पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। हो सकता है कि दोनों के दोनों अपना मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में कर रहा होगा। तो फाइनली आपका पैसा इन्हीं स्टॉक्स में जाके लगना है। और इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को दोस्तों हम लोग डाइवर्सिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, बल्कि इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को दोस्तों हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पैसे को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तो तोड़ दिया है, लेकिन आपका पैसा फाइनली जाकर के एक ही टाइप के स्टॉक्स में आपका लग रहा है। इसलिए एक कैटेगरी का एक ही फंड लें। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की ओर।
दोस्तों अभी तक हमें दो बातें पता चल गई हैं कि आखिर अपने सैलरी का कितना पार्ट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हम शुरुआत किस फंड से कर सकते हैं और किस ऑर्डर के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत बार बहुत से इन्वेस्टर्स को देखा है कि अपना एसेट एलोकेशन या तो कहे अपना जो इन्वेस्टमेंट वो डिफरेंट फंड्स में करते हैं उसको बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स को तो मैंने ऐसा देखा है कि वो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को जोर जबरदस्ती करके 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर कैटेगरी में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, बल्कि इस टाइप के इन्वेस्टमेंट से दोस्तों आपका पैसा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होता है और आप अपना इन्वेस्टमेंट जितने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसकी कंपाउंडिंग भी दोस्तों उतना ज़्यादा अफेक्टेड होगी और आपको जो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलना है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होगी। इसलिए आप अपने टोटल एसेट एलोकेशन को स्मॉल पार्ट्स में ना तोड़ें। मान लेते हैं आपके पास में 2000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो 500 के 4 फंड्स लेने से अच्छा है मैक्सिमम आप 2000 को 2 ही पार्ट में तोड़े। 1000 रुपए का एक लार्ज कैप ले ले, 1000 रुपए का मल्टी कैप ले ले। और जब आपकी सैलरी वापस से बढ़ेगी और कोई ज़्यादा नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका पैसा की बचत होगा, तब जा करके आप नए फंड्स में या नए इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर करें, ना कि आप अपने लिमिटेड अमाउंट को 5-6 पार्ट में तोड़ करके इन्वेस्ट करें। तो एसेट एलोकेशन के बाद में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं फाइनल सेगमेंट में, जिसमें हम लोग एज और रिस्क वाइज हमें अपने पैसे को कैसे डिवाइड करना है ये देखेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे एज और रिस्क इस दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको अपना रिस्क फैक्टर वैसे वैसे कम करता रहना चाहिए। जैसा कि मान लेते हैं आप 20 से 30 साल के नए इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल कैप में अपना 30 to 35% टोटल एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन आप 30 से 35 साल के नए इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल कैप में थोड़ा सा हाथ हल्का ही रखें और 20% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ना करें। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम 20 से 30 साल के नए इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो हमें लार्ज कैप में 20%, मल्टी कैप में 25%, मिड या मिड लार्ज कैप में 25% और स्मॉल कैप में 30% के जैसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन एक बात का दोस्तों मैं हमेशा याद दिलाता रहूंगा, इन चारों फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि 2000 रुपए को आप 4 सेगमेंट में डिवाइड करें और 500 रुपए चारों में इन्वेस्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें और इस बात को हमेशा याद रखें। उसी तरीके से अगर आप 30 से 35 साल से ज्यादा के हैं और आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपको लार्ज कैप में कम से कम 30% का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मिड कैप या मिड लार्ज कैप और मल्टी कैप में 25% का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और स्मॉल कैप में 20% का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप 30-35 साल के नए इन्वेस्टर हैं तो हम ये मान सकते हैं कि आपके पास में लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्की नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सैलरी सेग्रीगेशन से लेकर के पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कैसे बनाना है ये पूरी बात की जानकारी दी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।